हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स फेलो क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम देखेंगे इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो पहला है हमारा इंडेमनिटी, द शील्ड। इसको द शील्ड क्यों कहा गया है? इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। अब क्या चीज़ का प्रोटेक्शन का यहाँ बात हो रहा है, इससे हम थोड़ा समझ लेते हैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है, ये इसका नाम है ढोलू, ठीक है। इसने ना एक बिजनेस किया है। क्या चीज़ का बिजनेस किया है? पटाखे का। और जब से ये बिजनेस किया है ना, वो बहुत परेशान रहता है ये सोच सोच के कि अगर मेरे बिजनेस को किसी तरह का कोई लॉस हो गया तो, कभी कोई पटाखे को मेरा किसी आग की वजह से पूरा पटाखे का दुकान जल गया तो, इसी वजह से बहुत जो है ना उदास रहने लगा था। उतने में एक और पर्सन आता है, इसका नाम है भोलू। ये आता है ढोलू के पास, बोलता तुम इतना फिक्रमंद क्यों हो? तो ढोलू ने बताया अपना केस कि ऐसा ऐसा बात है। तो भोलू ने कहा अरे इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूँ एक इंश्योरेंस एजेंट। तुम्हारा जो भी नुकसान होगा बिजनेस का इन फ्यूचर, अगर आग लगता है या फिर किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो मैं तुम्हें उसका जो है वो भरपाई करूंगा। तो ढोलू ने कहा कि सच में ऐसा कुछ होता है? ढोलू हो गया पूरा खुश कि सच में ऐसा कुछ होता है। तो भोलू ने कहा हाँ ऐसा होता है, इंश्योरेंस में होता है। तो ढोलू ने कहा कि ठीक है मेरे बिजनेस का भी इंश्योरेंस करवा दो। तो भोलू ने कहा ठीक है मैं करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा। अब कंसिडरेशन, जब एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है ना, इसे हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रीमियम। तो प्रीमियम के तौर पे ढोलू भोलू को हर महीने या फिर ईयरली बेसिस में, जैसे ही लोग का कॉन्ट्रैक्ट होगा उस बेसिस पे पैसा देगा। उसके बदले में भोलू इन फ्यूचर अगर ढोलू का कोई नुकसान होता है बिजनेस में तो उसका भरपाई करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसे ही हम कहते हैं इंडेमनिटी। तो आई होप ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो क्या होता है इंडेमनिटी? अ प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ या कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। यानी कि प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस किया जाता है यहाँ पे, कौन प्रॉमिस करता है? इंडेमनिफायर प्रॉमिस करता है। किससे प्रॉमिस करता है? इंडेमनिटी होल्डर से करता है। तो इस केस में पहले देखते हैं कि कौन इंडेमनिफायर था। ढोलू जो है वो हो गया था इंडेमनिटी होल्डर, और भोलू जो था वो हो गया था इंडेमनिफायर। फायर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ तो ये एकदम जो खड़ूस जैसा बना हुआ है, ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हो गया भोलू। ये जो बहुत इत्मीनान से खड़ा हुआ है जिसका बिजनेस था वो है ढोलू। और भोलू उसके सारे लॉस को देख रहे हैं ना, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसे ही हम कहते हैं इंडेमनिटी। इसमें रिकॉल करने की बात यह है कि इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, सेक्शन 124 में आता है, ठीक है। दो पार्टीज कौन हो गया? एक इंडेमनिफायर हो गया, एक इंडेमनिटी होल्डर हो गया, ठीक है। तो आई होप इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो आइए इसका लीगल डिफिनेशन देख लेते हैं। According to Section 124 of the Indian Contract Act 1872, a contract of indemnity is a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। यानी ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे पार्टी को कि तुम्हें किसी भी तरह का लॉस होता है, चाहे वो प्रॉमिसर के द्वारा खुद हो या फिर किसी अदर पर्सन की वजह से हो, तो मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा, यानी तुम्हारा जो भी लॉस हो रहा है उसकी भरपाई करूंगा। तो ये वर्ड इंडेमनिटी कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड इंडेमनिस से आया है। इसका मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है नॉट, डैमनम का मतलब होता है डैमेज और लॉस, यानी इंडेमनिस मीन्स होता है फ्री फ्रॉम लॉस और विदाउट डैमेज। दैट इज वाई in law under the Indian Contract Act 1872 indemnity means protection against loss or compensation for loss। तो आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया डेफिनेशन कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये इंडेमनिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करता है लॉस के अगेंस्ट और उसको कंपनसेशन भी देता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, राइट एंड मैकेनिक्स। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है इंडेमनिटी की, ठीक है। तो इंडेमनिटी होल्डर के पास कुछ कुछ राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट्स होते हैं? क्लेम ऑल डैमेजेस, यानी कि जितना भी उसको नुकसान हो रहा है वो सारा क्लेम कर सकता है। किससे कर सकता है? इंडेमनिफायर से कर सकता है। ऑल कॉस्ट लीगल फीस डैमेज डिफेंस, यानी कि जितना भी उसको कॉस्ट लग रहा है, कोई मान लीजिए कि अगर इंडेमनिफायर इन फ्यूचर देने से मना कर रहा है पैसा, तो वो जाकर के इंडेमनिटी होल्डर कोर्ट में केस कर रहा है। अब कोर्ट में केस कर रहा है तो वहाँ पे जो उसका लीगल फीस लगेगा, डिफेंस लगेगा, तो वो सब कुछ है जो इंडेमनिफायर ही पे करेगा। फिर आता है ऑल सम पेन अंडर कंप्रोमाइज, यानी अगर कोई कंप्रोमाइज हो रहा है तो उसको भी इंडेमनिफायर ही पे करेगा। यानी कि इसमें बात यही है
घूम फिर करके कि जितना भी केसेस हो सब में इंडेमनिफायर ही लायबल है पे करने को किसी इंडेमनिटी होल्डर को। तो ये बात हो गई आपका। और अब देखते हैं कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी। एक्ट एक्सेलेंट बट कोर्ट सेज लायबिलिटी स्टार्ट एज सून एज लॉस बिकम एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। यानी इस बात को समझिए कि लायबिलिटी तब स्टार्ट होती है जब लॉस एब्सोल्यूट और सर्टेन हो जाता है, मतलब कि लॉस कंफर्म हो जाए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो कि लॉस होने वाली है, ऐसा नहीं, लॉस हो गया है तो बस यहाँ इंडेमनिफायर की जो है लायबिलिटी स्टार्ट हो गई है इंडेमनिटी होल्डर को पे करने की। तो आई होप ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो। अब देखते हैं गारंटी। अब गारंटी क्या होता है इसे भी अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये पर्सन है ढोलू, इसे ना अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, लेकिन इस बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। अब ये जाता है बैंक के पास, ठीक है, ये मान लीजिए बैंक है, ये बैंक को कहता है कि आप ना मुझे 10 लाख का लोन दे दीजिए। तो बैंक कहता है कि मैं ऐसे कैसे दे दूं तुम्हें लोन, तुम्हारे पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी है? ढोलू कहता नहीं है। तो फिर बैंक कहता तो मैं तुम्हें कैसे पैसे दे दूं। उतने में आता है ढोलू का जिगरा यार भोलू, कहता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ और मेरे मार्केट में बहुत नाम भी है, तो एक काम करिए मैं इसका श्योरिटी बन जाता हूँ, यानी कि अगर इन केस फ्यूचर में ढोलू पैसा नहीं दे पाता है वापस तुम्हें तो मैं उसके बदले में तुम्हें पैसा दूंगा। तो यहाँ पे ढोलू क्या हो गया? प्रिंसिपल डेटर। बैंक क्या हो गया? क्रेडिटर। और ये भोलू क्या हो गया? श्योरिटी। और इन तीनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है इसे क्या कहते हैं? गारंटी। यानी श्योरिटी जो है वो गारंटी देता है कि अगर इन फ्यूचर प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को पैसा नहीं देता है तो मैं तुम्हें पे करूंगा। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये सेक्शन 126 में आता है। इसमें कौन कौन होता है? प्रिंसिपल डेटर होता है, श्योरिटी होता है और क्रेडिटर होता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी डेट, सेकेंडरी डेट, अप्लाइड इंडेमनिटी आता है। तो इसे हम देखेंगे आगे चल करके। रुकिए। कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस और डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यानी किसी दूसरे इंसान का प्रॉमिस पूरा करने का एग्रीमेंट, या अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए तो उसका कर्ज चुकाने का प्रॉमिस, इसे ही हम कहते हैं गारंटी। तो यहाँ 3 लोग होते हैं, कौन कौन सा हमने देख लिया है। पहला प्रिंसिपल डेटर, दूसरा क्रेडिटर, तीसरा श्योरिटी। आप यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इंग्लिश लॉ में इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। सिर्फ अगर रिटर्न फॉर्म में हम दे रहे हैं तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन इंडियन लॉ में इसमें ओरल और रिटर्न दोनों चाहिए, यानी बोल के भी चाहिए और लिखित भी चाहिए, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो इसमें 3 पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, और तीनों पार्टी एग्री होनी चाहिए। तो इसे ही हम ट्रीपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब देखते हैं लाइबिलिटी मस्ट बी इन्फोर्सेबल, यानी देखिए गारंटी तभी वैलिड होती है जब प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी लीगली इन्फोर्स हो, मतलब कि अगर प्रिंसिपल डेटर खुद लीगली लाइबल ही नहीं है तो श्योरिटी भी फोर्स नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ढोलू ने जो है बैंक से लिया 10 लाख का लोन, ठीक है, भोलू ने उसका गारंटी दिया। अब इन फ्यूचर जो है ढोलू पैसा नहीं देता है बैंक को, तो बैंक जो है वो ढोलू को केस कर सकता है और इस पे जो है वो भोलू भी लायबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने एज अ श्योरिटी उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना पार्टिसिपेंट दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं एक्सेप्शन गारंटी फॉर माइनर डेप्थ इज वैलिड, यानी मान लीजिए ढोलू जो था ना वो बिलो 18 था, ठीक है, और वो जाकर के लोन लिया बैंक से, और भोलू जो है वो श्योरिटी बन गया इसका कि अगर ये फ्यूचर में पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब इन फ्यूचर ढोलू नहीं देता है पैसा तो बैंक जो है वो ढोलू पे केस नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट भोलू पे केस करेगा। क्यों नहीं करेगा ढोलू पे केस? क्योंकि वो माइनर है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नो मिस रिप्रेजेंटेशन, साइलेंस, कंसीलमेंट इज इक्वल टू इनवैलिड वेयर सेक्शन 142 to 143। इसका मतलब ये है कि अगर श्योरिटी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। फिर आता है कंसिडरेशन, बेनिफिट टू प्रिंसिपल डेटर इज इक्वल टू सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी, यानी कि अगर बैंक ने ढोलू को लोन दिया है, ये बेनिफिट भोलू के लिए ही सफिशिएंट है। अलग से भोलू जो है वो कोई पैसा नहीं लेगा कि मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ तो तुम इन फ्यूचर मुझे पैसा दो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो श्योरिटी डज नॉट नीड टू गेट पेड डायरेक्टली, यानी कि श्योरिटी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या अलग से कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपका एसेंशियल अच्छे से क्लियर है। फिर आता है इन दोनों का मेजर डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होते हैं, कौन कौन? इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर। गारंटी में 3 आते हैं, कौन कौन? प्रिंसिपल डेटर,
क्रेडिटर और श्योरिटी। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, नेट के एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया ये वाला। ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट, तो पहले प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में होता है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है। फिर आता है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, ये किसके बीच में होता है, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। फिर आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये किसके बीच में होता है, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। तो इसी तरह से यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ठीक है, तो इसे ही 3 कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, लाइबिलिटी प्राइमरी इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडेमनिफायर के पास वो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है कि इंडेमनिटी होल्डर को कोई भी लॉस होगा तो वो डायरेक्टली इंडेमनिफायर ही पे करेगा। इसमें आता है सेकेंडरी, ओनली इफ डेटर फेल्स। यहाँ पे क्या होता है, श्योरिटी कब पैसा देता है, अगर प्रिंसिपल डेटर जो है वो फेल कर जाता है पैसा देने से, ठीक है। यहाँ इसका पर्पस क्या होता है, रीइम्बर्समेंट ऑफ लॉस, यानी लॉस को रीइम्बर्स करना। इसका पर्पस होता है सिक्योरिटी फॉर क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना श्योरिटी बन करके। तो देखते हैं यहाँ पे क्रूशियल नोट क्या है, इंडेमनिफायर कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी। देखिए इंडेमनिफायर यानी इंडेमनिटी के केस में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, तो यहाँ पे इंडेमनिफायर किसी भी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता, लेकिन श्योरिटी कैन स्यू डेटर आफ्टर पेइंग, यानी मान लीजिए इन फ्यूचर डेटर जो है वो क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पाता है तो श्योरिटी उसके बदले में देता है। उसके बाद श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर बन जाता है, यानी कि श्योरिटी के पास ये राइट होता है कि वो डेटर से वो पैसा क्लेम कर सकता है। अगर वो क्लेम नहीं कर रहा है, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है, तो श्योरिटी जो है वो डेटर पे केस कर सकता है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, काइंड्स ऑफ गारंटी। तो कौन कौन सा काइंड्स होता है, पहला आता है स्पेसिफिक गारंटी। इसका मतलब होता है कि किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी लेना, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए गारंटी ले रहे हैं, वो काम खत्म तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। फिर आता है कंटिन्यूटी गारंटी, यानी कि कंटिन्यूस गारंटी चलते ही रहता है, यानी कि कोई एक काम के लिए नहीं है, ये कोई मल्टीपल काम के लिए श्योरिटी देता है, श्योरिटी लायबल होता है पैसा देने के लिए। तो ये कब स्टॉप हो जाता है, नोटिस, अगर श्योरिटी नोटिस दे देता है कि मैं अब और तुम्हारा जो है पेमेंट के लिए लायबल नहीं रहूंगा, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। फिर आता है डेथ, अगर श्योरिटी का डेथ हो जाता है तो ही वो जो है इसे स्टॉप कर सकता है। फिर आता है फिडेलिटी गारंटी। तो क्या होता है ये फिडेलिटी गारंटी, गारंटी फॉर ऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय, यानी कि जब कोई एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी या चोरी या फ्रॉड से होने वाली फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए जो इंश्योरेंस करवाता है, उसे ही हम फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस कहते हैं, यानी कि ये बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखते हैं क्विज टाइम, व्हाट्स द टाइप, ए गारंटी, बी कंडक्ट अ कैशियर फॉर सी, बी लेटर स्टील्स 5000, व्हाट टाइप ऑफ गारंटी इज दिस, यानी कि ए गारंटी लेता है, बी, मान लीजिए ए जो है वो श्योरिटी है, बी जो है, ए जो है वो श्योरिटी है, बी जो है वो जो एम्प्लॉय है, और सी जो है वो कंपनी है कोई, ठीक है। ए जो है वो सी को कहता है कि बी को एज एम्प्लॉय रख लो, अगर इस इन फ्यूचर अगर किसी तरह का ये फ्रॉड करता है या फिर कोई किसी तरह का वो चोरी करता है तो मैं तुम्हें उसका जो है पैसा दूंगा। तो बाद में जाकर के बी है वो 5000 रुपए का चोरी कर लेता है, तो इसे क्या कहते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, फिडेलिटी गारंटी, ठीक है। तो इसका फैक्ट हम देख लेते हैं क्या है, श्योरिटी कैन आस्क फॉर डिसमिसल ऑफ डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयर टू अवॉइड फ्यूचर लॉस। अब मान लीजिए कि श्योरिटी तो पहले अब धोखा खा गया कि भाई मैंने तो इसका लिया था श्योरिटी, लेकिन इसने तो फ्रॉड कर दिया, एक बार इसने धोखा खा लिया। अब वो कंपनी को कहता है कि एक काम करो, अब जब वो फ्रॉड कर लिया है तो उस कंपनी को हटा दो ताकि हम फ्यूचर लॉस से बच जाए। लेकिन फिर भी वो कंपनी जो है अगर वो नहीं निकालता है उस एम्प्लॉय को, तो इन फ्यूचर जो भी लॉस होगा उस कंपनी का, यानी कि इन फ्यूचर बी अगर कोई और भी चोरी करता है तो उसके लिए ए जो है वो लायबल नहीं होगा, यानी कि श्योरिटी लायबल नहीं होगा। राइट्स ऑफ द श्योरिटी, यानी कि श्योरिटी के पास 3 लोगों के खिलाफ पावर होती है, क्या होती है, अगेंस्ट क्रेडिटर सब्रोगेशन, सेक्शन 140 स्टेप इनटू क्रेडिटर्स शूज, यानी इस बात को समझिए कि जब श्योरिटी जो है वो सारा पैसा चुका देती है, किसे चुका देती है, क्रेडिटर को, तो जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर की जगह ले लेती है और अब डेटर जो है वो श्योरिटी को पैसा देगा, ठीक है। श्योरिटी के पास ये पूरा राइट हो जाता है कि वो डेटर से पैसा अपना वसूल कर सकती है। फिर आता है सिक्योरिटी, सेक्शन 141, राइट टू ऑल सिक्योरिटीज हेल्ड बाय क्रेडिटर, यानी कि अगर क्रेडिटर के पास कोई भी डेटर की जो है सिक्योरिटी है अगर, तो उस पर श्योरिटी का भी पूरा हक होगा। फिर आता है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, इंडेमनिटी, सेक्शन 145, रिकवर व्हाट वाज रॉन्गफुली पेड, यानी कि यहाँ पे डेटर की ड्यूटी है कि वो श्योरिटी को उसका नुकसान भरे। श्योरिटी वो सारा पैसा मांग सकता है जो उसने राइटफुली पे किया है, किससे पे किया है, क्रेडिटर को पे किया है। फिर आता है रिलीफ आस्क डेटर टू पे, यानी श्योरिटी कोर्ट से कह सकता है कि डेटर को बोलो कि वो खुद ही अपना जो है अमाउंट जो है पे करे क्रेडिटर को, ताकि मुझे ना करना पड़े। फिर आता है अगेंस्ट कोरिटीज, यानी यहाँ पे ना जब एक से ज्यादा सिक्योरिटी हो, यानी कि 2 श्योरिटी की यहाँ बात हो रही है, ठीक है।
दो श्योरिटीज की यहाँ बात हो रही है, तो कंट्रीब्यूशन 146 इक्वल शेयर, यानी कि अगर दो श्योरिटीज है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों इक्वल इक्वल पे करेगी, ठीक है। फिर क्या है, डिफरेंट सम, सेक्शन 147 पे इक्वली अप टू रिस्पेक्टिव लिमिट, यानी अगर की कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है दोनों का अपना अपना लिमिट लिखा हुआ है, यानी कि मान लीजिए 1 लाख का अगर था अमाउंट, तो मान लीजिए एक ए है और एक बी है, एक ए सिक्योरिटी है, दूसरा सिक्योरिटी का नाम बी है, तो ए का लिखा हुआ है कि वो 60,000 रुपया देगा और बी का लिखा हुआ है कि वो 40,000 रुपया देगा, तो जितना जितना ये दोनों का लिमिट लिखा हुआ है वो अपना अपना हिसाब से देगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आता है नेचर ऑफ लायबिलिटी, सेक्शन 128, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज इक्वल टू लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो मतलब है कि जितना डेटर लाइबल है उतना ही श्योरिटी भी लाइबल है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अराइजेस इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट, यानी कि यहाँ लाइबिलिटी की बात हो रही है। डेटर ने अगर डिफॉल्ट कर दिया है तो श्योरिटी तुरंत लाइबल हो जाता है क्रेडिटर को पैसा देने के लिए। क्रेडिटर कैन स्यू श्योरिटी विदाउट स्यूइंग डेटर फर्स्ट, यानी कि क्रेडिटर जो है, यानी कि जो हमने बैंक का जो ऑप्शन लिया था, बैंक का जो एग्जाम्पल लिया था और ढोलू भोलू का, तो बैंक जो है वो डायरेक्ट भोलू पे केस कर सकता है विदाउट सीइंग डेटर फर्स्ट, यानी कि बिना ढोलू को पहले केस किए हुए डायरेक्ट जो है वो भोलू को पेश केस कर सकता है, यानी कि श्योरिटी पे केस कर सकता है। इफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, एग्जांपल माइनर श्योरिटी इज स्टिल वैलिड। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर माइनर किसी तरह का लोन लेता है तो बैंक जो है वो डायरेक्ट जो है माइनर को पे केस नहीं कर सकता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ श्योरिटी लायबल होगा। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे डिस्चार्ज ब्रेकिंग द बाउंड, यानी कि श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी से कब आजाद हो जाता है। पहला आता है नोटिस, ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन इन अ कंटिन्यूइंग गारंटी, यानी कि ये कब है, कंटिन्यूइंग गारंटी का बात हो रहा है जहां पे फ्यूचर ट्रांजैक्शन जो है वो पे करता है कौन, श्योरिटी। तो इसमें क्या है कि श्योरिटी एक नोटिस देकर के वो आने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन सब के लिए मना कर सकता है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि पास ट्रांजैक्शन जितनी भी है उसके लिए वो सिर्फ उसके लिए लाइबल होगा, इन फ्यूचर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए श्योरिटी लाइबल नहीं होगा, तो उसके लिए पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा केस क्या आता है, डेथ, रिवोक्स कंटिन्यूइंग गारंटी फॉर फ्यूचर इज स्टेट्स नॉट लाइबल फॉर न्यू डेप्ट्स, यानी अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूइंग गारंटी वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि उसका जो इस्टेट यानी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उधार के लिए वही सिर्फ लायबल होगा, कोई न्यू डेप्ट्स के लिए नहीं होगा। फिर आता है नोवेशन, यानी कि जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए तो श्योरिटी पुराना कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें याद रखने वाली बात यह है कि नोटिस और डेथ के केस में सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शन से छुटकारा मिलता है, पास्ट के जितने भी उसके है ट्रांजैक्शन उसको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। डिस्चार्ज क्रेडिटर्स कंडक्ट, यानी अगर क्रेडिटर कुछ गड़बड़ कर देता है तो श्योरिटी यहाँ पे आजाद हो जाता है। तो क्या क्या है पहले देखते हैं। वेरिएंस, यानी कि अगर क्रेडिटर और डेटर दोनों मिल करके कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ हेर फेर कर ले, कोई अदला बदली कर दे और श्योरिटी को बताए नहीं, तो इस केस में जो है श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। श्योरिटी बोलता है अच्छा मेरे साथ होशियारी, मैं खुद ही हट जाता हूं। तो टर्म्स चेंज विदाउट श्योरिटी कंसेंट डिस्चार्ज, ठीक है। फिर आता है रिलीज ऑफ डेटर, सेक्शन 134, इफ डेटर इज फ्री श्योरिटी इज फ्री, यानी कि अगर क्रेडिटर ने डेटर को ही माफ कर दिया कि जाओ तुम अब पैसा मत देना, तो यहाँ पे श्योरिटी जो है वो अपने आप ही फ्री हो जाता है। फिर आता है कंपाउंडिंग टाइम, सेक्शन 135, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम विदाउट श्योरिटी एसेंट, यानी अगर क्रेडिटर ने डेटर को कोई एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है सेटलमेंट का बिना श्योरिटी के परमिशन का, तो श्योरिटी की जो है वो जिम्मेदारी अब खत्म हो जाती है। फिर आता है लॉस ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन 141, क्रेडिटर लॉसेस सिक्योरिटी श्योरिटी डिस्चार्ज टू द वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी, यानी कि मान लीजिए डेटर ने ना क्रेडिटर को जब लोन लिया था बैंक से, मान लीजिए तो उसने ना 50,000 का गोल्ड गिरवी रखा था। अब क्रेडिटर ने क्या किया, उस गोल्ड को ही भुला दिया, ठीक है। तो लोन तो था 1 लाख का, तो अब मान लीजिए डेटर पे नहीं कर पा रहा है पैसा, तो श्योरिटी अगर पैसा पे करेगा तो कितना पे करेगा, 1 लाख पे नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 पे करेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो कोलैटरल था 50,000 का वो तो क्रेडिटर ने भुला दिया, तो ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वही सिर्फ श्योरिटी जो है पे करेगा। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये है हमारा अल्टीमेट चीट शीट, यानी कि अब हमारा क्लास होता है खत्म। हमने क्या क्या पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, इसमें 3 पार्टी होती है, कौन कौन, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी क्रेडिटर, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन कौन सा मैंने बता दिया आपका, ठीक है। इसमें गारंटी होता है, इंडेमनिटी, लोन एग्रीमेंट, ये सब होता है। इसका कौन कौन सा राइट होता है, सब्रोगेशन, सिक्योरिटी, इंडेमनिटी। फिर क्या आता है लाइबिलिटी, कौन कौन सा होता है, सेकेंडरी को एग्जिस्टेंस, डिस्चार्ज कौन कौन किसी में होता है, नोटिस देने के बाद डिस्चार्ज हो सकता है, कौन, श्योरिटी की डेथ हो गया हो या वेरिएंस यानी कि कोई चेंजेस कर दिया गया हो एग्रीमेंट में, लॉस ऑफ सिक्योरिटी जो है भुला दिया है क्रेडिटर ने, कंपाउंडिंग टाइम यानी टाइम को कोई डबल कर दिया हो और बताया नहीं हो श्योरिटी को, तो इन सब केसेस में वो डिस्चार्ज हो जाता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत डिटेल वे में बहुत अच्छे से एग्जांपल देकर करके आपको समझाया है। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। फर्दर अगर आपको किसी तरह का और डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने उसे डिस्क्रिप्शन में वो आईडी डाल दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।